आइए हम लोग अब पढ़ेंगे सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज पढ़ेंगे। क्या है सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज? देखो, अगर मैं बोलूं किसी नंबर को मैं पहले कुछ परसेंट से बढ़ाता हूं फिर कुछ परसेंट से बढ़ाता हूं तो वो नंबर क्या होगा? मान लिया कोई संख्या को मैं पहले x% से बढ़ाता हूं फिर उसी संख्या को y% से बढ़ाता हूं तो जो मिलने वाली संख्या है वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 से बढ़ेगी, 100% से बढ़ती है। सर ये कैसे होता है? चलो अभी हम लोग प्रूफ देखते हैं इसका। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 100 रुपए है, पहले साल 10% से बढ़ा तो 100 पे 10 बढ़ के 110 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है। अगर मैं अगला बात करूं कि फिर से मेरा 110 20% से बढ़ा, अब जैसे ही 110 को 20% से बढ़ाया, 20% का मतलब 1/5 होता है, सीधा लिख देते हैं, तो ये 22 से बढ़ गया। एक 110 प्लस 22 132। अब मेरे से बोला गया जब पहली बार 10% से बढ़ा और दूसरी बार 20% से बढ़ा तो ओवरऑल कितना परसेंट से बढ़ा? सर 100 ओवरऑल 100 से 132 मतलब 32 से बढ़ गया। 32 से किसके ऊपर बढ़ा? 32/100 इंटू 100, 32% से बढ़ा। बस तो मैं इसी बात को ना ऐसे बोल रहा हूं कि आप इसे डायरेक्ट निकाल सकते हो कितने परसेंट से बढ़ा, 100 मान के निकालने की जरूरत नहीं है। अगर बोला गया कि कोई संख्या 10% से बढ़ा और फिर कोई संख्या 20% से बढ़ा तो जो ओवरऑल बढ़ेगा वो 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100% से बढ़ा। 20 10 30 और 2 32% से बढ़ेगा। क्लियर है? क्या सिखाना चाहता हूं? एकदम कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है सर, बिल्कुल भी कोई कष्ट नहीं है। लेकिन अब मैं ऐसे बोलूं, ध्यान से देखो कि एक संख्या x% से बढ़ तो रहा है सर, दूसरा लेकिन ना y% से घट रहा है। अब क्या करूं? अच्छा मैं आपसे अगर बोलूं जब दोनों बढ़ रहा था तो क्या हो रहा था? ये भी x से बढ़ रहा था, ये भी y से बढ़ रहा था, तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100 था। हम लोग क्या सीखे? हम लोग यही सीखे ना कि अगर मेरा ये भी x% से बढ़े और ये भी y% से बढ़े तो मैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100% से बढ़ाऊंगा। अब मैं अगर बोल दिया कि एक x% से बढ़ रहा है और एक y% से घट रहा है तो क्या करोगे? मैं आपसे ये बोला तो क्या करोगे? तो आप बोलोगे सर जहां घट रहा है वहां -y लिखेंगे, जो घट रहा है उसे हम लोग -y से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां +y था तो इसे -y लिख दो, x -y, x इंटू -y, तो x इंटू -y xy हो गया बटे 100। तो
एक घटा है और एक बढ़ा है, तो ऐसे कर लेंगे। अब मैं ऐसे बोल दूं कि दोनों ही घट रहा है, एक x% से घट रहा है और एक y% से घट रहा है। मतलब प्लस x के जगह पे माइनस x और प्लस y के जगह पे माइनस y, और ये हो जाएगा माइनस x इंटू माइनस वाई अपॉन 100, माइनस एक्स माइनस वाई x इंटू वाई बटे 100। माइनस कॉमन ले लो तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। ऐसा क्यों हुआ, यहां नेगेटिव क्यों आया, तो ओवरऑल डिक्रीज ही होगा। अगर दोनों को घटाएंगे तो ओवरऑल डिक्रीज भी होगा। जब भी आपसे ये बोला जाए कि एक संख्या को मैं 10% से घटाया और एक को 20% से घटाया, तो आप इस फॉर्मूले पे लगाओगे तो 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100, 30 माइनस 2 28%, जो कि नेगेटिव आएगा, जो कि नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब है कि ओवरऑल 28% से डिक्रीज है। नेगेटिव आने का मतलब है ओवरऑल 28% से डिक्रीज है। मैं इसके ऊपर अगर एग्जाम्पल लिखूं, मैं बोल दिया किसी संख्या को पहले मैं 10% से बढ़ाता हूं और फिर उसी संख्या को 20% से घटाता हूं, तो 10 माइनस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100। 10 माइनस 20 10 माइनस 2, माइनस 12 आने का मतलब है कि ये 12% से ओवरऑल डिक्रीज होगा। क्लियर है मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे यार, कोई कष्ट तो नहीं है ना? नहीं सर। तो आ जाओ, एक आधे सवाल उड़ा देते हैं इसी बल पे। आ जाओ, इस सवाल को करो। बोला है कि इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40% एंड द ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय। यदि एक आयत की लंबाई 40% से बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% से कम हो जाती है, तो ओवरऑल क्षेत्रफल में क्या चेंज आएगा? ओवरऑल क्षेत्रफल में क्या चेंज आएगा? जल्दी से बताइए क्या होगा। सर अगर मैं बात करता हूं कि, अच्छा कुछ लोग मेरे पढ़ाने से बोर हो जाते होंगे, बहुत धीरे धीरे, कुछ भी बात नहीं करता, कोई मोटिवेशनल बातें नहीं करता हूं। चुपचाप पढ़ो, नौकरी लो, उसके बाद मोटिवेशन बात होगी। एक बार नौकरी ले लो, फिर हम लोग बातें करेंगे बैठ के। मैं बहुत बातें करता हूँ, इतनी बातें करता हूँ कि किसी को बोलने का मौका नहीं देता, लेकिन अभी पढ़ा रहा हूँ। लेंथ को मैं क्या किया, 40% बढ़ा दिया और ब्रेड्थ को मैं 20% डिक्रीज कर दिया। पहले मैं बेसिक तरीके से सिखाता हूँ। 40% का मतलब क्या होता है? 2/5। तो अगर मेरा लेंथ 5 होगा तो 5 से 2 बढ़ के 7 हो गया होगा। ये मेरा ओल्ड लेंथ है, ये मेरा न्यू लेंथ है। हाँ सर। और 20% का मतलब होता है 1/5। तो मेरा जो 5 होगा ब्रेड्थ पहले होगा, अब 1 कम होके 4 हो जाएगा। जी सर। जो मेरा एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो जो मेरा पहले एरिया था वो क्या था? ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। 5 5 25, ये एरिया है। तो ओल्ड एरिया 25 था, 7 चौके 28, ओल्ड एरिया 28 है। जी सर। एरिया कितने से बढ़ा? एरिया सर 3 से बढ़ा। किसके ऊपर? 25 के ऊपर। तो 3/25 इंटू 100, 12% से बढ़ा। एरिया सर 12% से इंक्रीज हो गया।
अब अगर मैं इसे करूं ऐसे कि सीधे सीधे एक संख्या 40% से बढ़ रही है, दूसरी संख्या 20% से घट रही है, तो सीधे 40 माइनस 20 माइनस 40 इंटू 20 अपॉन 100। 40 से 20 गया 20 और 4 दूना 8, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, बराबर 12%। बात तो वही है, बस इसे ऐसे सॉल्व करना आसान है लाल, समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो कैसे सॉल्व करोगे? ऐसे सॉल्व करोगे। चलो अगली सवाल को सॉल्व करो। अब तुम या तो रेशियो से सॉल्व कर दो या फिर फॉर्मूला से सॉल्व कर दो। इस सवाल को कैसे करोगे आपके ऊपर है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। बोला गया है कि एक सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई 40% कम हो जाती है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई उसके वॉल्यूम में, उसके आयतन में? आयतन क्या होता है? वॉल्यूम आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं बात करूं 120% का मतलब क्या है? 120 अपॉन 100 या फिर 100 प्लस 20 कर दो फिर भी हो जाएगा। तो ये हुआ 6/5। अगर उसका रेडियस 5 होगा तो 5 से बढ़ के 11 हो गया होगा। जी सर। ये रेडियस ओल्ड है, ये रेडियस न्यू है। और जो उसका हाइट क्या हुआ है, हाइट 40% से डिक्रीज हुआ है, इट मीन्स 2/5 हुआ है। और 5 से 2 कम करके 3 हो गया, मतलब जो हाइट है वो 5 से 3 हो गया। जी हाँ। अब ये रेडियस 5 से 11 हो गया, हाइट 5 से 3 हो गया, तो क्या कर रेडियस इंटू हाइट कर दे? नहीं। इसके फॉर्मूला में क्या है? रेडियस का स्क्वायर मतलब r इंटू आर इंटू एच। तो एक बार और रेडियस को लिखते हैं, 5 से 11। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। सर इसमें पाई भी तो है। हाँ ठीक है, जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और जो नया वॉल्यूम होगा वो भी होगा पाई आर स्क्वायर एच। बस यहां आर अलग है, एच अलग है, यहां आर अलग है, एच अलग है, लेकिन पाई अलग अलग है क्या? नहीं। पाई पाई तो कट जाएगा। हाँ सर। पाई को इज्जत है क्या? नहीं। तो ठीक है, पाई को लिखो ही मत, सीधे आर स्क्वायर एच से काम चला लेते हैं। 5 5 25 125 हो गया। 11 का स्क्वायर 121 गुणा 3 363 हो गया। 13 से 5 गया 8, 5 से 2 गया 3, 3 से 1 गया 2। 238 का इंक्रीज है 125 के ऊपर, तो 238 अपॉन 125 गुणा 100। 25 5 125, 25 चौके 100। एक काम करो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो। क्यों कर रहे हो सर? देखना पता चल जाएगा। 4 दूना 8 8 है 64 की 4, 6 बचा। 8 दिया 24 6 30 की 3 बचा। 8 दूना 16 3 19। 1904/10 मतलब 190.4% का इंक्रीज है। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। ये रहा आपका एक, ये भी एडवांस्ड अप्रोच है, लेकिन ना और फास्ट अप्रोच आपको करना है तो ऐसे करोगे। रेडियस 120% से बढ़ा, तो एक बार 120 से बढ़ा, दूसरी बार भी 120 से बढ़ा, और एक 40 से कम हो गया। जी हाँ, 2 बार 120 से बढ़ा है और एक बार 40 से कम हुआ है, तो कर दो। पहले इन दोनों को मिला के सॉल्व करो। तो 120 प्लस 120 240, और प्लस 120 गुणा 120
बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 12 144 लिख देते हैं सीधा। %384 से बढ़ गया। अब इन दोनों को मिला के 384% का इंक्रीज है और इन साहब का अकेले 40% का डिक्रीज है। तो लगा दो फॉर्मूला, 384 माइनस 40 माइनस 384 गुणे 40 अपॉन 100। 384 से 40 गया, कितना बचा? 344। और यहां क्या होगा? 0 से 0 खत्म, 4 चौके 16, 4 बटे 32 और 1 33 का 3, 4 तिया 12 1 13, 12 और 3 15, 10 से 6 गया 4, 3 से 3 गया 0, 14 से 5 गया 9, 2 से 1 गया 1, 190.4% यहां से भी आएगा। बस 2 बार फॉर्मूला लगाना था, आंसर आपके कदम चूम रहे होंगे। क्लियर है? एकदम गर्दा तरीका से क्लियर है सर। तो आइए आगे चलते हैं ऐसे सवालों को निपटाते हुए खटाखट से। बोला है द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीजेज बाय 5% एनुअली इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 4410 देन इट्स पॉपुलेशन 2 years ago वाज। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 30% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्षों पूर्व इसकी जनसंख्या क्या होगी? 5% का मतलब क्या होता है लाल? सर 1/20। पहले साल जनसंख्या क्या हुआ होगा? 20 से 21। दूसरे साल जनसंख्या क्या हुआ होगा? 20 से 21। पहले जनसंख्या रहा होगा 20 गुणा 20 400। बाद में जनसंख्या रहा होगा 21 गुणा 21 441। लेकिन ये बोल रहा है नहीं, जो बाद में जनसंख्या रहा है वो रहा है 4410। तो 441 यूनिट बराबर है 4410 के, मतलब 10 गुना हो रहा है। सीधा सीधा ऐसे कर सकते हो कि 1 यूनिट बराबर है 10 के। मुझसे पूछा गया कि पहले जनसंख्या क्या था 2 साल पहले, तो 400 यूनिट था। तो 400 यूनिट का वैल्यू जो होगा ना 400 इंटू 10, 4000 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है, कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं है हमें। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करिए। देखो जरूरत पड़े फॉर्मूला लगा दो, जरूरत पड़े रेशियो लगा दो, दोनों अपने अकॉर्डिंग तय करना है। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंग तय करेंगे। एक संख्या में 30% की कमी की जाती है, फिर 30% की वृद्धि की जाती है, फिर 30% की वृद्धि की जाती है। फॉर्मूला लगा दो। चलो मैं दोनों तरीके सिखाता हूं। संख्या में शुद्ध वृद्धि क्या होगा? 30% का मतलब क्या है? 3/10। संख्या में पहले 30% की कमी की गई है, 10 से 7 हो गया। फिर संख्या में 30% की वृद्धि की गई है, तो 10 में इस बार 3 बढ़ जाएगा 13। फिर संख्या में 30% बढ़ाया गया, तो फिर से 10 में 3 बढ़ जाएगा 13। 13 13 169 इंटू 7 करो। 169 इंटू 7 क्या होगा? 7 9 63। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 169 है। 7 9 63 के 3 6, 16 7 112 और 6 118। इनको मल्टीप्लाई किया 10 10 10 1000। पहले वो संख्या अगर 1000 होगी तो अब वो संख्या 1183 है। कितने से बढ़ गया? 183 से बढ़ गया सर। किसके ऊपर बढ़ गया? 1000 के ऊपर। 183 अपॉन 1000 गुणे 100, 2 जीरो। 183 बटे 10 18.3% से बढ़ेगा। मेरे से बोला गया कि लगभग बताना है, तो लगभग 18% का इंक्रीज है। अब ये तो आपका तरीका है, अगर आप फॉर्मूला से जाओ तो फॉर्मूला से भी हो जाएगा। 30% का डिक्रीज है, 30% का इंक्रीज है, 30% का इंक्रीज है। x माइनस वाई 30 माइनस 30 माइनस 30 इंटू 30 अपॉन 100।
30 से 30 खत्म, 0 हो गया। 3 तिया 9, सीधा सीधा आया 9% का डिक्रीज। x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, 30 माइनस 30 माइनस 30 इंटू 30 बटे 100, 2 0 से 2 0 खत्म, 3 तिया 9% का डिक्रीज आया। अगर मैं इसे मिटा दूं, लिख लेना, मिटाता हूं। अगर मैं इसे मिटा दूं तो 9% डिक्रीज का इन दोनों को मिला के है और 30% इंक्रीज एक ये है। तो कर लेते हैं, 30 माइनस 9 माइनस 30 इंटू 9 बटे 100, 30 से 9 गया 21 और 3 9 27, 27 बटे 10 2.7 आया। फिर से घटाओ, 18.3% का इंक्रीज, क्योंकि पॉजिटिव है तो आपके 18.3% का इंक्रीज ही आया। आपको ऐसे करना है, ऐसे करो, ऐसे करना है, ऐसे करो, ये आपके ऊपर है। क्लियर है ना जी सर। नेक्स्ट सवाल को आओ करते हैं। कैसे करोगे इस सवाल को बताओ। लेंदी सा सवाल है, करने का कोशिश करो। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन increases each year by 4% of its total. At the beginning of the year, if the population on 1st January 2001 was 50,000, what was it on 1st January 2004? एक कस्बे की जनसंख्या वर्ष के शुरुआत में प्रत्येक वर्ष कुल जनसंख्या का 4% बढ़ जाता है। यदि 1 जनवरी 2001 को जनसंख्या 50,000 नहीं 5 लाख है, इतना पैसा देखे नहीं, गरीब घर के लड़के हैं, पापा का सैलरी 3,000 4,000 था टोटल, इसलिए 5 लाख को 50,000 पढ़ दिए, कभी देखे ही नहीं एक बार में। तो 1 जनवरी 2004 को क्या होगी जनसंख्या? जब अमीर लोग होंगे तो इसे 50 लाख पढ़ देंगे, है ना? ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं, जीवन में मेहनत करते रहो, एक दिन सब मिलता है। अब आप क्या करोगे मेरे लाल, मेरे भाई? बोला है 4% से बढ़ता है। 4% का मतलब क्या होता है? 1/25। अगर जनसंख्या 25 होगा तो 1 बढ़ के 26 हो गया होगा। जी सर। अगले साल में 25 से 26 हो गया होगा। जी सर। उसके अगले साल में 25 से 26 हो गया होगा। जी सर। अब मैं बोलूं पहले जनसंख्या क्या होगा? 25 का क्यूब। बाद में जनसंख्या क्या होगा? 26 का क्यूब। लेकिन पहले जनसंख्या ओरिजिनली कितना है सर? 25 का क्यूब बराबर है 5 लाख के। तो 26 का क्यूब का वैल्यू निकाल दो, तो 1 यूनिट बराबर होगा 5 लाख अपॉन 25 का क्यूब को सीधे 25 इंटू 25 इंटू 25 लिख देता हूं। 25 से काटा 25 दूना 50, 25 से काटा 25 दूना 25 चौके 100, 25 से काटा 25 चौके 100। 1 यूनिट बराबर होगा 4 चौके 16 दूना 32। तो 26 का क्यूब होता है 17,576। तो ये किसके बराबर होगा? 32 इंटू 26 का क्यूब। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 32 इंटू 17,576। अब 32 का टेबल याद है तो सीधा सीधा पढ़ दो, नहीं याद है तो एक तरीका और है कि इस 32 को खोल दो ऐसे 8 गुणे 4 में। पहले 8 का टेबल पढ़ दो। 8 छके 48 की 8, 4 बचा, 8 सते 56 और 4 60, 6 बचा, 8 बचे 40 और 6 46, 4 बचा, 17 8 136 और 4 140। अब 4 का पढ़ दो। 4 8 32, 4 0 3, 4 6 24 की 4, 4 0 2 और 14 चौके 56, 56 24 32 विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। बुझाया? यस सर। आगे बढ़े? जी सर। चलिए आगे हम लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक सा चीज है, बहुत जल्दी हम लोग सीख लेंगे।
कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जहाँ पे हम लोग इस टाइप के सवाल पढ़ेंगे। वही है जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, कुछ अलग नहीं है, वही है, लेकिन इसको समझ लेंगे अच्छे से डिटेल में। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए बाय बाय। आज हम लोग अब पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सर ये है क्या, काम कैसे करता है? देखो, जहां भी ऐसा सीन यूज होगा कि समथिंग बराबर है समथिंग इनटू समथिंग, समझ लो वहां यूज होगा। अब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ यही यूज होगा, इसका यूज हम लोग प्रॉफिट लॉस में भी कर सकते हैं, इसका यूज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में भी कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी कर सकते हैं। इसका सेम चीज का यूज हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस में कर सकते हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पे भी कर सकते हैं। पूरा टाइम एंड वर्क के जितने भी सवाल है सब इसी पे बने हैं। टाइम एंड वर्क क्या होता है कि आप कितना एफिशिएंट हो और कोई काम को कितने दिन में कर सकते हो। तो जो आपका टोटल वर्क होता है मेरे लाल, वो होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो यहां पे भी कर सकते हो। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है प्योरली रेशियो से आया है। जब हम लोग पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि आपने इतना रुपए लगाया इतने साल के, तो इतना आपका प्रॉफिट हुआ। तो जब हम लोग पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर होता है प्रॉफिट। यहां पे भी यूज कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ आप एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट की तरह मत लो, बस अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम हो जाता है, लेकिन जो इसके एप्लीकेशन होते हैं, जो इसके यूजेज होते हैं, वो इसी लेवल पर होता है। ठीक है, आओ देखते हैं इस सवाल को। मैं आपसे अगर बोलता हूं हमारे पास तीन चीज है, एक है हमारे पास प्राइस, एक है हमारे पास एक्सपेंस और एक है हमारे पास आर्टिकल। जैसे इस सवाल को पढ़ो कि प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 45%, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ मैन इंक्रीज हिज कंजम्पशन सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। तो तीन चीज है, एक है प्राइस ऑफ शुगर, एक है कंजम्पशन और एक है एक्सपेंडिचर। प्राइस, एक है आपका कंजम्पशन और ये बराबर है किसके, एक्सपेंडिचर के। एक्सपेंडिचर के। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है मेरे लाल? आप चीजों को धीरे धीरे आराम आराम से तसल्ली से पढ़ लोगे तो आपको याद भी रह जाएगी और सवाल भी सॉल्व होने लगेंगे। लेकिन मेरे लाल अगर आप थोड़ा सा हड़बड़ाओगे, थोड़ी सी जल्दीबाजी करोगे, तो ना सवाल सॉल्व होगा और ना ही कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अब मैं आपको देखो ऐसे लिख के चला जाऊं और इसके थ्योरम बता दूं तो आप नहीं समझोगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो 100 रुपया आपके घर में है और जो चीनी मिल रहा है दुकान पर 20 रुपए पर केजी मिल रहा है, और जब 20 रुपया मिल रहा है तो आप 5 केजी खाओगे। ध्यान से समझना, 20 रुपया पर केजी चीनी मिल रहा है, 5 किलो खाते हो तो 100 रुपया खर्चा करते हो। अब मैं बोला कि चीनी की कीमत 25 रुपया हो गई। जैसे 25 रुपया हुई तो एक कंडीशन पापा बोले, देखो 100 रुपया पहले भी देते थे, 100 रुपया आज भी देंगे। हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे पेड़ से नहीं आते हैं। मेरे पापा तो ऐसे बोलते थे क्योंकि पापा की सैलरी बहुत कम थी, तो हमारे खर्चे, जब महंगाई बढ़ता था तो हम लोग कम कर देते थे खर्चे। तो मम्मी बोले कि ठीक है 25 का हो गया, 100 ही रुपया पापा दिए हैं आपके, अब 4 किलो चीनी लेकर आओ। तो आप इसमें क्या समझे? आप ये समझे कि जब आपका खर्चा सेम है, मतलब एक्सपेंस सेम है, और प्राइस इंक्रीज हो गया,
तो जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज हो गया। जी सर, मतलब जैसे ही आपका प्राइस 20 से 25 हुआ, आपका कंजम्पशन 5 से 4 हो गया। लेकिन एक्सपेंस देखो, जिसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं, तो 20 5 100 यहां भी था, 25 100 के 100 यहां भी था, है ना। प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर हो गया, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर हो गया एक्सपेंडिचर के, है कि नहीं मेरे लाल? यस सर, एकदम सही बात है, आप एकदम सही बता रहे हो, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या आपको एक ऑब्जर्वेशन दिख रहा है क्या? कैसा ऑब्जर्वेशन सर? अभी दिखा देता हूं। अगर मैं बोलूं प्राइस 20 से 25 हुआ, मैं इसका रेशियो काटता हूं। क्या काटता हूं मेरे लाल? इसका रेशियो काटता हूं। तो मैं रेशियो काटा 20 से 25 का, ये क्या हुआ? 5 चौके 20, ये क्या हुआ? 5 5 25। जो मेरा चीनी का भाव था वो 4 से 5 हुआ था, और मैं इसका रेशियो तो काट नहीं सकता, ये 5 रेशियो 4 में ही रहेगा। जैसे ही चीनी का भाव 4 से 5 हुआ, तो हमारा जो घर में कंजम्पशन था वो 5 से 4 हो गया। ये कब हुआ है? जब मेरा एक्सपेंस सेम है। तो आप एक स्टेटमेंट नोट डाउन कर सकते हो, व्हेन एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंस या फिर खर्चा, जो भी बोलना चाहो, एक्सपेंडिचर इज सेम। जब आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट या फिर सेम रहता है, एक्सपेंडिचर सेम या कांस्टेंट रहता है, तो जो आपका प्राइस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके कंजम्पशन के। जिस रेशियो में आपका प्राइस रहेगा उसके उल्टा रेशियो में आपका कंजम्पशन रहेगा, या फिर जिस रेशियो में आपका कंजम्पशन रहेगा उसके उल्टा रेशियो में आपका प्राइस रहेगा। अब मैं अगले सवाल को कराता हूं। बोला है कि प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 45%। शुगर की कीमत 45% से घट गई। तो मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, आप ये बताओ बच्चा कि 45% का मतलब क्या होगा? 45/100, 5 नमा 45, 20 5 100। अगर मेरा जो प्राइस था वो 20 था, तो उस पे 9 की कमी होके वो 11 हो गया, है ना मेरे लाल? यस सर। और जैसे ये 20 से 11 हुआ, तो हमारे पास एक और स्टेटमेंट था कि मेरे एक्सपेंस रिमेन्स सेम, एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। तो जो मेरे एक्सपेंडिचर सेम हो गया, तो मुझे इतना पता चला कि जैसे एक्सपेंडिचर सेम हुआ तो जो कंजम्पशन होगा वो 11 से 20 हो जाएगा। अगर मैं एक्सपेंड देखूं सब सेम है ना, तो 20 गुणा 11 220 यहां भी खर्च हो रहा था, और 11 गुणा 20 220 यहां भी खर्च हो रहा था। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं चेक करने की आपको प्रूफ करा दिया कि हम लोग सब कुछ सही कर रहे हैं। अब मेरे से बोला गया जैसे ही वो 45% से डिक्रीज होता है, तो जो हमारा कंजम्पशन है, जब कीमत डिक्रीज हुआ तो जो हमारा कंजम्पशन है वो बढ़ गया। कितने से बढ़ा है मेरे लाल? 9 से बढ़ा है। किसके ऊपर बढ़ा है? 11 के ऊपर। तो 9/11, आपको पता है कि 1/11 क्या होता है सर? 9.09%। तो 9 इंटू 9.09% क्या होगा? 81.81%। क्लियर? एकदम क्लियर सर, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो चलो इस सवाल को करके दिखाओ, जल्दी से सवाल करो, जल्दी से करो। क्या है? यदि केले के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है, तो एक व्यक्ति को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि
व्यय समान रहे। क्या रहे भाई? मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, मेरे बच्चा, आप ये बताओ कि एक स्टेटमेंट आप पढ़ पा रहे हो, उन्होंने ये स्टेटमेंट फिक्स नहीं कर दिया है कि मेरा एक्सपेंस सेम रहना चाहिए, और जैसे ये बात बोल रहा है एक्सपेंस सेम रहना चाहिए, तो आपके दिमाग में खटक जाना चाहिए कि जो प्राइस है वो उल्टा होगा कंजम्पशन के। यस सर। अब जैसे बोलूं कि प्राइस क्या हुआ है, 30% से इंक्रीज हुआ है, मतलब 30% का मतलब 3/10। प्राइस मेरा सर 10 से 3 बढ़ के 13 हो गया है। ठीक ठीक है, प्राइस 10 से 13 हो गया, और जो कंजम्पशन है वो चेंज होगा इसके उल्टा, वो 13 से 10 हो जाएगा। तभी तो मेरा 13 गुणा 10, 13 गुणा 10 130 जो है एक्सपेंस सेम रहेगा। ये मेरा प्राइस है, ये मेरा कंजम्पशन है, ये मेरा एक्सपेंस होगा। तो मुझे एक्सपेंस से मतलब ही नहीं है। चेंज क्या आया है कंजम्पशन में? सर 3 की कमी हुई है 13 के ऊपर, 3/13 इंटू 100। तो जो हमारा कंजम्पशन में डिक्रीज है वो 300/13% का है। 13 दूना 26, 13 तिया 39, 23 सही 1/13%। अगर मैं इसे और भी काटूंगा तो लगभग 23.07% आंसर होगा। क्लियर है मेरे लाल? यस सर।